बस अभी तक अड्डे पर खड़ी थी। उसमें मुसाफिर भी मौजूद थे। मुझे चूंकि पहचाने जाने का अब कोई अंदेशा नहीं था, इसलिए मैं सूरत हाल मालूम करने के लिए मजीद आगे बढ़ता चला गया। लेकिन चंद ही कदम चलने के बाद रत्ना ने मेरा हाथ पकड़ कर रोक लिया। बोली, वो देखो दाईं तरफ, शेड के नीचे। मैंने उस तरफ देखा तो सीने में सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। अमृत ठाकरे अपने 2 आदमियों के साथ वहां खड़ा था। उसके सामने एक सुतून से करमचंद टेक लगाए बैठा हुआ था। उसकी हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसकी अच्छी खासी मुरम्मत हो चुकी है। दाईं तरफ गंगाराम भी खड़ा था। लोग दूर दूर खड़े थे। ठाकरे जैसे लोगों के करीब जाना कोई भी पसंद नहीं करता। ये ड्रामा पता नहीं कब से चल रहा था, मगर कोई पुलिस वाला भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने करीब खड़े हुए एक आदमी से पूछा, क्या बात है भाई, वो उस गरीब को क्यों मार रहे हैं? उस आदमी ने कहा, वो जो जमीन पर पड़ा है माउंट अबू से आने वाली बस का कंडक्टर है, और दूसरा ठाकरे है, बहुत बड़ा डाकू और बदमाश। ठाकरे उससे बस के सिख ड्राइवर के बारे में पूछ रहा है, पता नहीं क्या मामला है। मैंने कहा, और वो सिख ड्राइवर कहाँ गया? वो बोला, कंडक्टर का कहना है और मुसाफिर भी यही कहते हैं कि वो शहर के पहले स्टॉप पर उतर गया था। उसने 10 मिनट में अड्डे पर पहुंचने को कहा था, मगर पता नहीं कहाँ गायब हो गया। मैंने कहा, ड्राइवर कुछ लेकर भागा है क्या? उस शख्स ने कहा, पता नहीं क्या मामला है, यहाँ तो डाकुओं और बदमाशों की हुकूमत है, कानून तो बिल्कुल बेबस होकर रह गया है। अब देख लो भाई, बेचारे कंडक्टर को मार मार कर अधमुआ कर दिया, मगर पुलिस का दूर दूर तक पता नहीं। मैंने कहा, पुलिस भी इन डाकुओं और बदमाशों से डरती है। वो शख्स बोला, डरती क्या है, घूस खाती है। जब तक पुलिस वालों के कर्म अच्छे न होंगे यही कुछ होता रहेगा। मैं जवाब देने की बजाय करमचंद की तरफ देखने लगा। मुझे उसकी हालत पर अफसोस हो रहा था। इस दौरान गंगाराम आगे आ गया और लोगों की तरफ देखते हुए चीखा, तुम लोग यहाँ क्यों खड़े लाए? मुजरा हो रहा है क्या? चलो भाग लियो यहाँ से। उसका अंदाज बिल्कुल थर्ड रेट गुंडों जैसा था। इसकी भी वजह मेरी समझ में आ गई थी। उसे उस वक्त ठाकरे जैसे शख्स का आशीर्वाद हासिल था। हालांकि 4 दिन पहले जब मैंने उसे पकड़ा था तो उसकी जान निकली जा रही थी। उसने मेरी तरफ भी देखा, लेकिन उसके फरिश्ते भी मुझे नहीं पहचान सके। रत्ना ने मेरा बाजू पकड़ते हुए कहा, चलो निकलो प्यारे, कहीं कोई और रफड़ न पड़ जाए। रत्ना जालिंधर की रहने वाली थी। वो मेरे बारे में भी जानती थी कि मेरा ताल्लुक भी पंजाब से है, इसलिए वो अब बातों में अक्सर पंजाबी के अल्फाज इस्तेमाल करती थी। मैं उसके साथ चल पड़ा। हमारा अंदाज ऐसा ही था जैसे किसी बस से उतरे हों या कहीं जाने का इरादा रखते हों। रत्ना ने कहा, उस कमीने ठाकरे को शायद ये शुबा हो गया है कि उस बस के सिख ड्राइवर के भेस में तुम थे, लेकिन हैरत है वो यहाँ कैसे पहुंच गया? आया वो पहले से यहाँ मौजूद था और उसे इत्तला मिल गई थी कि तुम उस बस पर सिख ड्राइवर के भेस में आ रहे हो। मैंने कहा, बात इतनी सहल नहीं जितनी तुम समझ रही हो। 4 दिन पहले मैंने तुम्हें बताया था ना कि शहर में मुझे शक्तिराम का एक पुराना दोस्त गंगाराम मिल गया था। रत्ना बोली, हाँ, वही जिसने तुम्हें मिट्ठू राम और मधु के बारे में बताया था कि वो ठाकरे के हाथ लग गए हैं। मैंने कहा, हाँ, और अब मुझे यकीन हो गया है कि वो महज इत्तेफाक से ठाकरे के हाथ नहीं लगे थे। नागराज को ठिकाने लगाने वाली रात मधु और मिट्ठू राम रास्ते में हमारी कार से उतर गए थे। मिट्ठू ने कहा था कि वो रात अपने किसी दोस्त के पास गुजारेंगे और सुबह सवेरे यहाँ से चले जाएंगे। और मेरे ख्याल में मिट्ठू का वो दोस्त गंगाराम था जिसे मिट्ठू ने उस रात की कार्रवाई के बारे में बताया होगा। गंगाराम जैसे लोग किसी के दोस्त नहीं होते। वो पहले ही से जानता था कि ठाकरे को भेरू के खजाने के सिलसिले में मेरी तलाश है। उसने मधु और मिट्ठू राम को ठाकरे के हवाले कर दिया। मिट्ठू ने अपनी जान दे दी, मगर मेरे बारे में कुछ नहीं बताया, और मधु ने जो कुछ किया और उसके साथ जो कुछ हुआ वो भी तुमने देख लिया। रत्ना बोली, मगर गंगाराम आज की इस कहानी में कहाँ फिट होता है? मैंने कहा, 4 दिन पहले वही गंगाराम मुझे मिला था और मुझे यकीन है कि उसने मुझे पहचान लिया था, मगर बोला कुछ नहीं। बाद में उसने ठाकरे को मेरे बारे में बता दिया होगा। रत्ना बोली, मगर वो यहाँ कैसे पहुंचा? मेरा मतलब है ठाकरे को कैसे पता चला कि तुम सिख ड्राइवर के भेस में हो? मैंने कहा, मेरा ख्याल है आज सुबह गंगाराम ने मुझे बस में देख लिया था और वो ठाकरे को बताने के लिए भागा होगा। सफेद पेंट शर्ट वाला वो गुंडा जो अभी कुछ देर पहले लोगों को वहां से हटा रहा था, वो गंगाराम ही था। रत्ना बोली, ओ वाकई? मैंने कहा, हाँ, उसने ठाकरे को बताया होगा और ठाकरे ने हमारा पीछा शुरू कर दिया। उसको रवानगी में देर हुई होगी, वरना वो हमें रास्ते में ही रोक लेते। वैसे ये भी अच्छा ही हुआ कि हम शहर के निवाही इलाके में बस से उतर गए थे। अड्डे तक आते तो शायद धर लिए जाते। रत्ना बोली, अब क्या इरादा है? मैंने कहा, जो भी बस रवाना होती हुई नजर आए उस पर सवार हो जाओ। उन्हें तो ये मालूम नहीं होगा कि मेरे साथ कोई औरत भी है, लेकिन उस तरफ भी मेरी तलाश में आदमी जरूर भेजे होंगे जहां मैं बस से उतरा था, और अगर वो हजाम की दुकान तक पहुंच गए तो उन्हें सारी कहानी का पता चल जाएगा। रत्ना बोली, मुझे तो बेचारे बलदेव सिंह पर तरस आ रहा है। अगर वो उनके हाथ लग गया तो न जाने उसका क्या हशर करेंगे। मैंने कहा, शाम तक तो वो सुमित्रा के कब्जे में ही रहेगा। उससे छूटते ही वो बस स्टेशन जाएगा और फिर पुलिस थाना होगा। बहरहाल मेरा ख्याल है उसे कुछ नहीं होगा।
अलबत्ता माउंट अबू में सुमित्रा की और दूसरे शहरों में हमारी तलाश शुरू हो जाएगी। रत्ना बोली, अगर सुमित्रा उनके हाथ लग गई तो? मैंने कहा, वो ज़हीन लड़की है, वो बलदेव सिंह को तुम्हारे ही मकान में छोड़कर अपने बंगले पर चली जाएगी। मैंने उसे समझा तो दिया था कि जैसे ही हालात पुरसुकून हो जाएं कहीं और चली जाए। हम बातें करते हुए जोधपुर जाने वाली बसों के स्टैंड पर पहुंच गए। मैंने मालूम किया तो पता चला कि जोधपुर के लिए 10 मिनट के बाद एक बस रवाना होने वाली है। मैंने जल्दी से टिकट खरीद लिए और एक स्टॉल से खाने की कुछ चीजें खरीद ली। किसी रेस्टोरेंट में बैठकर खाने का वक्त नहीं था। नान पकोड़े और कुछ और चीजों के अलावा मैंने पानी की एक बोतल भी ले ली। भूख इस शिद्दत की लग रही थी कि मजीद सब्र न हो सका। बस में अपनी सीट पर बैठते ही हमने खाना खाना शुरू कर दिया। ये जानकर मुझे इत्मीनान हुआ कि इस तरह खाना खाने वाले हम अकेले नहीं थे। हमारी आगे वाली सीट पर एक जोड़ा और पिछली सीटों पर भी 2-3 आदमी कुछ न कुछ खा रहे थे। ये सफर भी खासा तवील साबित हुआ। हम शाम 6 बजे के करीब जोधपुर पहुंच गए। वसी और अरीज रेगिस्तान के बीचों बीच पहाड़ियों पर आबाद उस शहर की शान ही निराली थी। ये शहर सबके लिए अपनी आगोश वाकिए हुए था, मगर रेत के दाखिले पर पाबंदी थी। शहर के चारों तरफ 10 मील के फासले पर ऊंची दीवार थी ताकि सहरा की उड़ती हुई रेत को शहर में फैलने से रोका जा सके। हम अभी खतरे से बाहर नहीं हुए थे, इसलिए घूमने फिरने की बजाय हमने किसी महफूज जगह पर टिक जाने को तरजीह दी। रिटांडर के इलाके में डिफेंस लेबोरेटरी रोड पर होटल कार्ती भवन से कुछ फासले पर दरमियानी दर्जे के एक रिहायशी होटल की 7वीं मंजिल पर हमें एक 3 बेड वाला कमरा मिल गया। ये होटलों वाले भी अजीब लोग होते हैं। मुसाफिरों को लूटने के लिए बड़े बड़े हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। अकेला आदमी हो तो माजरत कर लेंगे कि कोई सिंगल बेडरूम खाली नहीं है, उससे डबल बेडरूम का किराया वसूल करने की कोशिश करेंगे। अगर मुसाफिर 2 होंगे तो उन्हें ट्रिपल बेडरूम देंगे। हम अगर कोशिश करते तो किसी और होटल में डबल बेड का कमरा मिल सकता था, मगर हम घूमने फिरने के मूड में नहीं थे, इसलिए ट्रिपल बेड वाला कमरा ही ले लिया। यहाँ भी मैंने सिर्फ एक दुकान का किराया दिया था और रजिस्टर पर आमद के खाने में बीकानेर और जाने के खाने में माउंट अबू लिखा था और आमद का मकसद सैरो तफरीह तहरीर किया था। बाहर से उस होटल की बिल्डिंग तो बहुत खूबसूरत थी, मगर अंदर से ये निहायत 3rd क्लास साबित हुआ था। कमरा ज्यादा बड़ा नहीं था। लोहे के स्प्रिंग वाले 3 बेड थे जिन पर निहायत घटिया मैट्रेस और मैली सी चादरें बिछी हुई थी। एक झूलती हुई मेज और 2 कुर्सियां थी। एक दीवार पर कैलेंडर टंगा हुआ था जिस पर सूरी देवी की नीम उरिया तस्वीर थी। वो तस्वीर कुछ ज्यादा ही फ्री स्टाइल अंदाज में खींची गई थी। एक दीवार में हजमी अलमारी बनी हुई थी जिसमें कंक्रीट के शेल्फ थे। कुछ देर के बाद रत्ना ने पूछा, खाने का क्या बंदोबस्त होगा? मैंने कहा, हम ये थैला कमरे में छोड़कर नहीं जा सकते, न ही इसे साथ साथ लिए घूम सकते हैं। खाना हमें कमरे में ही मंगवाना होगा। वो बोली, ये होटल ऐसा है तो यहाँ का खाना भी अच्छा नहीं होगा। मैंने कहा, मजबूरी है, मैं तो कई महीनों से अच्छे खाने को तरस गया हूँ। राजस्थान से निकलने के बाद ही कोई ढंग की चीज खाने को मिलेगी। मैंने उठकर कॉल बेल का बटन दबा दिया। वेटर तकरीबन 10 मिनट के बाद आया। उसने अगरचे होटल की यूनिफॉर्म पहन रखी थी, मगर यूनिफॉर्म इस कदर मैली थी जैसे महीने भर से उसके जिस्म से अलग न हुई हो। मैंने खाने के बारे में पूछा तो वो दर्जनों नाम गिनवाता चला गया, मगर एक चीज का नाम भी मेरी समझ में ना आ सका। रत्ना ने उसे घूरते हुए पूछा, दाल चावल है या नहीं? वेटर ने कहा, मिलेगा, जरूर मिलेगा। रत्ना बोली, तो फिर दाल चावल ही ले आऊं। वेटर हमें घूरता हुआ बाहर चला गया। उसका ख्याल था कि हम कोई लंबा चौड़ा ऑर्डर देंगे जिससे उन्हें हमारी खाल उतारने का मौका मिलेगा। वेटर की वापसी आधे घंटे के बाद हुई थी। चावल प्लेटों में अलग थे और दाल एक प्याले में अलग थी। बस पानी ही पानी था। दाल का दाना गोता लगाकर ढूंढने से ही मिलता था। खाना खाने के बाद हम दोनों देर तक खिड़की में खड़े बाजार की रौनक देखते रहे। हमारा कमरा 7वीं मंजिल पर था और हम दोनों बहुत दूर तक देख सकते थे। सामने सड़क की दूसरी तरफ भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी। उनमें एक होटल था और बाकी बिल्डिंग्स में रिहायशी फ्लैट। 11 बजे के करीब दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। वेटर बर्तन ले जा चुका था। ये कौन हो सकता था? मैंने रत्ना की तरफ देखा, उसे वहीं खड़े रहने का इशारा किया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। और जैसे ही दरवाजा खोला 2 पुलिस वालों को देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन मैंने फौरन ही अपनी कैफियत पर काबू पा लिया और चेहरे से किसी किस्म के तासुरात का इजहार न होने दिया। उनमें एक कांस्टेबल था और दूसरा हेड कांस्टेबल। कांस्टेबल के कंधे पर राइफल लटकी हुई थी और हेड कांस्टेबल के हाथ में छोटी सी छड़ी थी। मैंने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, क्या बात है हवलदार जी? उनके खड़े होने के अंदाज से मैं समझ गया था कि खतरे की कोई बात नहीं। पुलिस वाले रात को होटलों में ठहरने वाले मुसाफिरों को परेशान करते रहते हैं। मकसद कुछ बटोरने के सिवा कुछ नहीं होता। हवलदार ने एक ही सांस में कहा, हाँ भाई, तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ से आए हो? कहाँ जाने का इरादा है? काम क्या करते हो? मैंने अपना वही नाम बताया जो होटल के रजिस्टर में लिखवाया था। मैंने कहा, बीकानेर में अपनी दुकान है, मिर्चों की आड़त की। घूमने फिरने को निकले हैं जी, माउंट अबू जा रहे हैं।
हफ्ता 10 दिन वहां रहेंगे, फिर वापस चले जाएंगे। हवालदार ने नीम खुले दरवाजे से अंदर झांकते हुए पूछा, तुम्हारे साथ कौन है? मैंने कहा, मेरी पत्नी है जी। हवालदार बोला, अच्छा तो 20 रुपए निकालो। मैंने कहा, वो क्यों जी? होटल का किराया तो हम दे चुके हैं। वो बोला, ये होटल का किराया नहीं है, तुम्हारी सुरक्षा के लिए छोटी सी रकम ले रहे हैं, बहुत सी परेशानियों से बच जाओगे, वरना तो। वो खामोश होकर मानी खेज निगाहों से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने बड़बड़ाते हुए जेब से 20 रुपए निकाल कर उसके हाथ में रखे। अच्छी जबरदस्ती है। हवालदार मुस्कुराया, बोला, अब रात भर ऐश करो अपनी पत्नी के साथ, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। जय राम जी की। मैंने कहा, धन्यवाद, और फिर जय राम जी की कहते हुए दरवाजा बंद कर दिया। रत्ना भी करीब ही खड़ी थी। मैंने जैसे ही दरवाजा बंद किया वो मेरी तरफ घूम गई। उसने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। बोली, क्या पूछ रहे थे वो लोग? मैंने कहा, होटल में ठहरे हुए मुसाफिरों से भत्ता वसूल कर रहे थे, 20 रुपए में टल गए। उनके ऊट पटांग सवालात से बच गए, वरना परेशानी हो सकती थी। रत्ना बेड पर लेट गई, मैं भी दूसरे बेड पर लेट गया। हमने पूरा दिन सफर किया था, थकन से बुरी हालत हो रही थी। बिस्तर पर लेटने के थोड़ी ही देर के बाद मैं सो गया। मैं पता नहीं कितनी देर सोया था कि मेरी आंख खुल गई। रात का बकिया हिस्सा जागते हुए ही गुजरा। सुबह 7 बजे मैंने बिस्तर छोड़ दिया, और जब मैं तैयार होकर बाथरूम से निकला तो रत्ना उस वक्त भी सो रही थी। मैंने उसे जगा दिया, कहा, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम 1 घंटे में यहाँ से निकल जाएंगे। रत्ना बाथरूम में घुस गई और मैं खिड़की के सामने खड़े होकर बाहर झांकने लगा। नीचे बाजार में दुकानें खुलना शुरू हो गई थी और लोगों की आमदोरफ्त भी जारी थी। 8 बजे के करीब हमने होटल छोड़ दिया, एक रेस्टोरेंट में बैठकर नाश्ता किया और फिर एक ऑटो रिक्शे पर बैठकर रेलवे स्टेशन पहुंच गए। मेरा ख्याल था कि यहाँ से हमें जयपुर या बीकानेर के लिए कोई ना कोई ट्रेन मिल जाएगी। स्टेशन पर पहुंचकर पता चला कि जयपुर की ट्रेन आधा घंटा पहले जा चुकी है। दूसरी ट्रेन 11 बजे जाएगी। अलबत्ता आधे घंटे के बाद बीकानेर के लिए ट्रेन मिल सकती है। बीकानेर के लिए चित्तौड़गढ़ से आने वाली ये ट्रेन 20 मिनट बाद यहाँ पहुंचने वाली थी। मैंने बीकानेर के लिए टिकट खरीद लिए और हम दोनों प्लेटफॉर्म पर आकर दाखिली गेट से कुछ दूर एक बेंच पर बैठ गए, जहाँ एक जवान औरत और एक अधेड़ उम्र मर्द पहले ही बैठे हुए थे। वो दोनों मियाँ बीवी थे और उन्हें नागौर जाना था। वो औरत फौरन ही रत्ना से बेतकल्लुफ हो गई और वो आपस में बातें करने लगी। उसके बरक्स उस औरत का शौहर गालिबन खामोश तबीयत का मालिक था। नमस्कार के तबादले के अलावा मुझसे ज्यादा बातचीत नहीं हुई। प्लेटफॉर्म पर खासा हुजूम हो गया था। ट्रेन आने में 5 मिनट बाकी थे। प्लेटफॉर्म पर इत्तलाई घंटी भी बज चुकी थी। वो बेंच अगरचे सिर्फ 4 ही आदमियों के लिए मखसूस थी, लेकिन उस पर इतनी गुंजाइश थी कि 5 अफराद भी बैठ सकते थे, और शायद यही समझते हुए वो अधेड़ उम्र औरत मेरी तरफ किनारे पर बैठने की कोशिश कर रही थी। मैं उसे जगह देने के लिए सरक कर उस आदमी के साथ बैठ गया। मेरे साथ बैठने वाली वो औरत अगरचे अधेड़ उम्र थी, रंगत भी कदरे सांवली थी, मगर उसके चेहरे के नकूश गजब के थे। ट्रेन प्लेटफॉर्म में दाखिल हुई तो मैं उठकर खड़ा हो गया। रत्ना और वो दोनों मियाँ बीवी भी उठ गए, मगर वो अधेड़ उम्र औरत बेंच पर ही बैठी रही। ट्रेन आते ही प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी सी मच गई। वो दोनों मियाँ बीवी तो अपना सूटकेस उठाकर ट्रेन की तरफ चले गए और मैं अपने सामने से गुजरती हुई ट्रेन की बोगियों के नंबर देखने लगा। हमारी सीटें 9 नंबर की बोगी में थीं। रिजर्वेशन के इजाफी पैसे भी दिए थे, इसलिए मुझे इत्मीनान था कि हमारी सीटों पर कोई दूसरा मुसाफिर कब्जा नहीं करेगा। रत्ना ने मुझे घूरते हुए कहा, खड़े खड़े क्या दिख रहे हो? ट्रेन में बैठना नहीं है क्या? ट्रेन रुक चुकी थी। कुछ उतरने वाले मुसाफिर और कुछ सवार होने वाले मुसाफिरों की हड़बोंग, खासी अफरा तफरी दिखाई दे रही थी। मैंने रत्ना से कहा, ये हुजूम छट लेने दो, हमारी सीटें तो रिजर्व हैं, परेशानी की क्या बात है? बेंच पर बैठी हुई औरत भी अब उठ गई थी। वो चंद लम्हे कभी मुझे और कभी रत्ना को देखती रही और फिर एक तरफ चलने लगी। रात को न जाने क्या बेचैनी थी कि वो बार बार मुझे ट्रेन पर सवार होने को कह रही थी। उसूली तौर पर हमें अब ट्रेन पर सवार हो जाना चाहिए था, मगर मैं भी अपने आप में कुछ अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। ट्रेन 10 मिनट यहाँ रुकती थी। 5 मिनट गुजर चुके थे। मैं रत्ना को इशारा करता हुआ आगे बढ़ गया, लेकिन 3-4 कदम ही चला था कि एक आदमी से टकरा गया। वो शख्स भी ट्रेन की तरफ देखता हुआ चल रहा था, मगर टक्कर लगने के बाद वो लड़खड़ाया था। मैंने उसे दोनों बाजुओं से पकड़कर संभाल लिया और जैसे ही वो सीधा हुआ मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। वो केशूराम था। तकरीबन 5 महीने पहले बेला के साथ केशूराम से आमना सामना हुआ था। उस वक्त भी मेरे चेहरे पर घनी दाढ़ी और सर के बाल बड़े हुए थे और चिड़िया के घोंसले की तरह उलझे हुए और बिखरे हुए थे, जबकि इस वक्त मैं अपने असल रूप में था और केशूराम ने मेरा ये चेहरा नहीं देखा था। लेकिन मेरे दिल में चोर था। उसे बराह रास्त अपने चेहरे पर नजरें जमाए पाकर मेरे दिल की धड़कन खतरनाक हद तक तेज हो गई। उसके दोनों बाजू मैंने अभी तक थाम रखे थे। इससे पहले कि मैं उसके खिलाफ कोई संगीन कदम उठाता, उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई और वो माजरत आमेज लहजे में बोला, माफ करना श्रीमान जी, मेरा ध्यान दूसरी तरफ था। मैंने उसके बाजू छोड़ दिए, कहा, कोई बात नहीं। वो जयराम जी की कहता हुआ आगे बढ़ गया।
मेरी पेशानी पर पसीने के कतरे उभर आए थे। मैंने जेब से रुमाल निकाल कर पसीना पोंछा और रत्ना की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर भी हवाइयां सी उड़ रही थी। उसी रात भेरू वाले बंगले में बेला के साथ वो मॉनिटरिंग सेट पर केशुराम को देख चुकी थी और उस वक्त केशु को पहचानने में उसे कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। रत्ना ने अपनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा, लगता है ये राक्षस हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा, अगर केशुराम यहाँ है तो बेला भी जोधपुर में ही होगी। केशुराम तो मुझे इस हुलिये में नहीं पहचानता, उसे तो दाढ़ी वाले स्वामी की तलाश होगी। मेरा ये चेहरा सिर्फ बेला ही पहचान सकती है। हो सकता है वो स्टेशन पर मौजूद ना हो। ट्रेन चलने में सिर्फ 3 मिनट रह गए हैं, आओ जल्दी करो। हम दोनों तेज तेज कदम उठाते हुए 9 नंबर की बोगी के सामने पहुंच गए। उस वक्त मुसाफिरों का हुजूम बढ़ गया था। ट्रेन के रवाना होने में कुछ ही देर रह गई थी, इसलिए जाने वाले मुसाफिर किसी भी बोगी में सवार होने की कोशिश कर रहे थे। 9 नंबर की बोगी के दरवाजे के अंदर की तरफ भी बड़ा रश था। मैंने थैला रत्ना को थमा दिया और खुद ऊपर चढ़ गया। मुख्तसर सी राहदारी में औरतें भी थीं और मर्द भी, जो एक दूसरे को धक्के देते हुए आगे बढ़ रहे थे। मैं उस वक्त बाथरूम के सामने पहुंच चुका था। दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से उठने वाले ताफुन से दिमाग फटा जा रहा था। मैं आगे बढ़ना ही चाहता था कि दूसरी तरफ से एक औरत दूसरों को धकेलती हुई आगे आ गई। उसने सफेद टी-शर्ट और जीन्स की पैंट पहन रखी थी। वो शायद नीचे उतरना चाहती थी। उसका सर कदरे झुका हुआ था। मैं उसका चेहरा नहीं देख सका, लेकिन मेरे करीब पहुंचकर उसने जैसे ही सर ऊपर उठाया, मुझे अपना दिल कनपटियों में धड़कता हुआ महसूस होने लगा। वो बेला थी। बेला भी बराह रास्त मेरी आंखों में झांक रही थी। मेरा असल चेहरा उसने कई महीनों के बाद देखा था और शायद उसे शनाख्त में कुछ दुश्वारी पेश आ रही थी, लेकिन सिर्फ 1 सेकंड में उसकी आंखों में चमक सी उभर आई। तुम? मेरे दिमाग का कंप्यूटर भी तेजी से काम कर रहा था और 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में मैंने फैसला कर लिया कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने बेला को जुमला मुकम्मल करने का मौका दिए बगैर उसका बाजू पकड़ लिया और तेजी से उसे खींचता हुआ बाथरूम में घुस गया और धड़ से दरवाजा बंद कर दिया। मैं बेला को धकेल कर बाथरूम के बंद दरवाजे के पीछे कोने में ले गया और इससे पहले कि वो कुछ समझ सकती, मैंने एक हाथ से उसका मुंह दबा दिया और दूसरे हाथ के अंगूठे से उसके कान के नीचे गर्दन पर एक नस दबाने लगा। बेला अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन मेरी गिरफ्त खासी मजबूत थी। 1 मिनट से भी कम अरसे में वो बेजान सी होकर झूल गई। मैंने उसे समेट कर दरवाजे के पीछे ही गंदे फर्श पर डाल दिया और एहतियात से दरवाजा खोलकर बाहर आ गया और दरवाजा धड़ से बंद कर दिया ताकि अंदर पड़ी हुई बेला किसी को नजर ना सके। ये सब कुछ 1 मिनट में हो गया था। दरवाजे के दूसरी तरफ अब भी धक्कम-पेल थी। कुछ और लोग अंदर घुस आए थे और 2 आदमी पायदान पर भी खड़े थे। मैं जब बोगी में सवार हुआ तो रत्ना भी मेरे पीछे ही थी और अब वो धक्के खाती हुई दूसरे दरवाजे के करीब पहुंच चुकी थी। उस वक्त इंजन के विसल की आवाज फजा में गूंज उठी। इस ट्रेन में सफर करना अब खतरे से खाली नहीं था। बेला कम से कम 1 घंटे से पहले होश में नहीं आ सकती थी और ये खतरा बहरहाल था कि कोई मुसाफिर बाथरूम में दाखिल होने के लिए दरवाजा खोलने लगे तो बेला को देख ले। रत्ना सामने वाले दरवाजे के करीब खड़ी थी। उसने थैला भी बगल में दबा रखा था। उसका वापस आना मुमकिन नहीं था। इंजन के विसल के बाद कुछ और लोग अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। मैं लोगों को धक्के देता हुआ रत्ना के करीब पहुंच गया। वो भी बेला को देख चुकी थी और उस वक्त उसका चेहरा धुआं हो रहा था। रत्ना वाहिद हस्ती थी जिसने मुझे बेला को खींचते हुए बाथरूम में दाखिल होते देखा था। बाकी किसी शख्स को पता नहीं चल सका था कि क्या ड्रामा हो चुका है। अलबत्ता 2 आदमियों ने मुझे बाथरूम से निकलते हुए जरूर देख लिया था और उनमें से एक अब बाथरूम के दरवाजे से टेक लगाए खड़ा था। मैंने रत्ना की तरफ देखते हुए कहा, इतने रश और गर्मी में मुझसे सफर नहीं हो सकता। मेरा दम घुट रहा है। उतर चलो भगवान, किसी दूसरी ट्रेन में चलेंगे। रत्ना बोली, मेरा भी घुटन के मारे दम निकला जा रहा है, चलो उतरो। ठीक उसी वक्त ट्रेन हरकत में आ गई। वो दरवाजा भी खुला हुआ था। मैंने बेला के हाथ से थैला ले लिया, कहा उतरो, जल्दी करो। रत्ना दरवाजे से निकलकर पायदान पर पहुंच गई। उसने दोनों हाथों से बाहर वाले रॉड को पकड़ा था, मगर उसका मुंह पीछे की तरफ था। मैंने कहा, आगे की तरफ रुख करके उतरो वरना गिर जाओगी। ये मेरा जिंदगी भर का मुशाहिदा था कि औरतें हमेशा पीछे की तरफ रुख करके बस या ट्रेन से उतरती थीं और इस तरह अक्सर औरतों को चोट भी लगती थी। मगर रत्ना की समझ में मेरी बात आ गई। उसने आगे की तरफ रुख कर लिया और छलांग लगा दी। साड़ी उसके पैरों में उलझ गई थी। वो लड़खड़ाई मगर उसने अपने आप को संभाल लिया। उसके पीछे ही मैंने भी छलांग लगा दी। दूसरी पटड़ी पर एक मालगाड़ी खड़ी थी। मैंने रत्ना को इशारा किया, कहा इसके नीचे से दूसरी तरफ निकल चलो। मेरा ख्याल था कि ट्रेन गुजर जाने के बाद प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए लोग हमें देखेंगे तो हो सकता है किसी को हम पर शुबा हो जाए। वैसे भी मेरा अंदाजा था कि बेला और केशुराम के साथ उनके कुछ और आदमी भी स्टेशन पर मौजूद होंगे और हो सकता है उनमें से किसी ने रत्ना को माउंट अबू के प्रेम निवास रेस्टोरेंट में वेट्रेस की हैसियत से भी देखा हो। ट्रेन गुजरने के बाद हम प्लेटफॉर्म पर मौजूद बहुत से लोगों की नजरों में आ सकते थे।
इसलिए मैं मालगाड़ी के दूसरी तरफ निकल जाना चाहता था। दूसरी तरफ एक और प्लेटफॉर्म था, वहां भी कुछ लोग मौजूद थे। मैंने प्लेटफॉर्म पर चढ़कर रत्ना को भी ऊपर खींच लिया और एक तरफ चलने लगा। हम प्लेटफॉर्म पर मुखालिफ समत में जा रहे थे। एक मर्तबा मैंने पीछे मुड़कर देखा तो चौंक गया। वो मुसाफिर ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकलकर थोड़ी दूर जाने के बाद रुक गई थी। रत्ना के लहजे में तशवीश थी, ट्रेन क्यों रुक गई? मैंने कहा, बड़े स्टेशनों पर अक्सर ऐसा होता है, कोई मुसाफिर अपना सामान प्लेटफॉर्म पर भूल जाता है और कोई अपना बच्चा। बाज़ औक़ात कोई मुसाफिर ही रह जाता है तो दूसरे हमदर्दी में जंजीर खींच देते हैं। ऐसा ही कोई मसला हुआ होगा। रत्ना बोली, ऐसा तो नहीं कि किसी मुसाफिर ने बाथरूम में बेला को पड़े देख लिया हो जब वो खुद ही होश में आ गई हो। मैंने कहा, वो अज खुद तो 1-1.5 घंटे से पहले होश में नहीं आ सकती, लेकिन ये मुमकिन है कि किसी मुसाफिर ने ट्रेन रवाना होते ही बाथरूम जाना चाहा हो और बेला उसकी नजरों में आ गई हो। मुमकिन है उसे लाश ही समझ लिया गया हो। खैर, वो सामने माल गाड़ियों के पीछे कोई कच्ची आबादी नजर आ रही है। उस आबादी से निकलकर हम किसी और तरफ निकल जाएंगे। तुम्हारा अंदेशा गलत नहीं हो सकता, इसलिए जरा तेज चलो।